हेलो एवरीवन। आज से हम चालू करने वाले हैं क्लास 11 और उसमें वन डायमेंशनल मोशन और न्यूटन्स मेजरमेंट मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। तो हम यहाँ से चालू करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन आ रहा है या मोशन इन अ प्लेन। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है और वो है वेक्टर्स। आ रहा है, वेक्टर्स आपको बहुत ध्यान रखना है। तो वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर होता है जिसमें क्या आए, मैग्नीट्यूड आए, जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड आए, और जिसमें क्या हो, डायरेक्शन हो। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों मिल करके एक वेक्टर बनाते हैं। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसमें डायरेक्शन भी होता है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, ये सिंपल होता है लेंथ ऑफ वेक्टर। वेक्टर जितना बड़ा है, वेक्टर जितना बड़ा है मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा बड़ा होगा। वेक्टर जितना बड़ा है उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है क्या? तो वो कुछ नहीं है, वो क्या है, उसके लेंथ का, वेक्टर का लेंथ ही है, जितना बड़ा उतना बड़ा। और डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं? एरो से दिखाते हैं। डायरेक्शन कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक एरो लगा देंगे तो वो डायरेक्शन बन जाएगा। आ रहा है? तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बात करते हैं जैसे हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि वेक्टर वर्क कैसे करता है। वेक्टर वर्क कैसे करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होता है वो रूल क्या होता है वेक्टर में, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रूल। कौन सा रूल है ये? डिस्प्लेसमेंट रूल। अब डिस्प्लेसमेंट रूल क्या है? A vector can be displaced to anywhere। एक वेक्टर को मैं कहीं भी डिस्प्लेस्ड कर सकता हूं, बस ये होना चाहिए कि वो वेक्टर पुराने वेक्टर से पैरेलल होना चाहिए। इसका क्या फंडा है, देखिए। जैसे मैं एक वेक्टर ऐसे खींच दिया, ये इतना लंबा लाइन है, ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और उसमें मैं एक एरो लगा दिया। तो ये एरो क्या है, ये एरो उसका डायरेक्शन है। तो अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है, तो इसी वेक्टर की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं रूल की जगह, क्या है ये, प्रॉपर्टी है। तो इसी वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी है कि वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट रूल, किसी बुक में नहीं दिया जाता है ये रूल, लेकिन आपको ये रूल लगाना है। आ रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, कहीं भी बुक में, पूरे बुक खोज लीजिए आप, कहीं भी ये डिस्प्लेसमेंट रूल नहीं मिलेगा। आ रहा है? तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी में लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि एक वेक्टर ऐसे खींच दिया। अब इस वेक्टर को मैं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकता हूं, बस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसका बेसिक एग्जांपल क्या है, डेली लाइफ में हमारे एग्जांपल क्या है, सोचो कि ये ईस्ट है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो अगर मैं 10 किलोमीटर उधर भी चले जाऊं और इधर ही देखो, तो ईस्ट ही है ना वो। अगर मैं 10 किलोमीटर आगे चले जाऊं और तब भी मैं उधर ही देखूं, तो भी वो क्या है, ईस्ट है। अगर मैं 10 किलोमीटर इधर चले जाऊं और तब भी मैं उधर देखूं, तो भी वो क्या है, ईस्ट है। तो वेक्टर इसी डायरेक्शन को फॉलो करता है। पोजीशन फर्क पड़ता है पोजीशन से, लेकिन वेक्टर में, अब मैग्नीट्यूड क्या, सोचो मैं एक वेक्टर हूं, तो मेरा फेस जिस डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन है, और मेरा जो लेंथ है वही मेरा मैग्नीट्यूड है। आ रहा है? तो अब सोचो मैं 10 किलोमीटर उधर चले जाऊं, तो क्या मैं लंबा या छोटा हो जाऊंगा? क्या नहीं हो पाऊंगा मैं, तो भाई मेरा लेंथ उतना ही रहेगा। तो सेम इस वेक्टर का लेंथ उतना ही रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, मैं फेस जिस डायरेक्शन में रखा हूं, मुझे फेस हमेशा उसी डायरेक्शन में रखना है, चाहे मैं इधर कहीं भी घूम जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं फेस किस डायरेक्शन में रखा हूं, अगर मैं उधर चले गया और मैं बोल रहा हूं मैं ईस्ट में देख रहा था, मैं उधर चले गया तब भी उधर देखूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, ईस्ट ही मिलेगा। आ रहा है समझ में? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली लाइफ में आप, तो इस वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेक्टर को मैं आगे ऐसे खींच सकता हूँ, ए वेक्टर, इसी वेक्टर को मैं पीछे ऐसे खसका सकता हूँ। बस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन वही होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी वेक्टर को मैं नीचे खसका सकता हूँ,
इसी वेक्टर को उठा करके मैं यहां लिख सकता हूं, कहीं भी खसका सकता हूं, बस डायरेक्शन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे जगह लगेगा, तो ये आपको एकदम ध्यान रख लीजिए कि एक वेक्टर को कहीं भी डिस्प्लेस किया जा सकता है, बस उसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। आ रहा है, कोई दिक्कत? तो ये पहली प्रॉपर्टी है, बाकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है नेगेटिव वेक्टर। सेकंड प्रॉपर्टी है नेगेटिव वेक्टर। तो अगर एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका कुछ डायरेक्शन है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन अगर पलट जाता है, ऐसे कर दिया जाता है, तो यही वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ सेम होना चाहिए। ये वेक्टर उधर जा रहा था, ये एरो है उधर जा रहा था, इस एरो को पलट दिया, तो यही वेक्टर इसका क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। मतलब उधर जा रहा है तो इधर आ गया, उधर जा रहा है तो इधर आ गया। आ रहा है समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, उतार लेंगे, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन चालू हो गया है, ये पूरा टॉपिक किसमें का है, मोशन इन अ प्लेन। आ रहा है समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत जानकारी रखनी है आपको, ठीक है। देखिए, पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, आ रहा है, वेक्टर को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सोचिए, ऐसे एक्सिस बनाया जाएगा, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सोचिए, इसमें सबसे पहला टाइप ऑफ वेक्टर आएगा जिसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर रहेगा ये, पोजीशन वेक्टर रहेगा। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता है, ये पॉइंट वेक्टर होता है, जो एक पॉइंट को शो करे, जो एक पॉइंट को शो करे वही क्या है, पोजीशन वेक्टर, वही क्या है, पॉइंट वेक्टर। आ रहा है? अब पॉइंट को कैसे, सोचो ये ओरिजिन है तो क्या है, 0 0 0, और ये इसको पॉइंट को दे दिया O। तो क्या लिखूंगा, पहला पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो O वेक्टर है तो O के ऊपर आपको क्या लगा देना है, एक एरो। तो ये हमेशा बताएगा कि O एक पॉइंट है और वो एक वेक्टर है। तो O के ऊपर एरो लगा दिए। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस में कोऑर्डिनेट है 0, y एक्सिस में कोऑर्डिनेट है 0, z एक्सिस में कोऑर्डिनेट है 0। तो मैं कैसे लिख दिया, ऐसे 0 0 0, ये तो लिख दिया। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मैं कैसे बताऊं कि ये x एक्सिस वाला 0 है, ये y एक्सिस वाला 0 है और ये z एक्सिस वाला 0 है, मैं इसको कैसे बताऊं। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करूंगा, x एक्सिस में जो भी कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे उसके साथ में आई कैप लगा दूंगा, y एक्सिस में जो भी कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे उसमें मैं क्या लिखूंगा, z कैप लगा दूंगा, और z एक्सिस में जो भी कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे उसमें मैं क्या करूंगा, k कैप लगा दूंगा। अब ये बताऊंगा कि क्या है, ये बाद में बताऊंगा, अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए। तो पहला वाला x एक्सिस था तो उसके साथ क्या लगा दिया, i कैप, दूसरा वाला j कैप और तीसरा वाला k कैप, और बीच में सभी को प्लस लगा दो। आ रहा है समझ में? जैसे सोचो मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ A, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, a 0 0। आ रहा है, इसको कैपिटल ले ले तो दोनों एक ही A हो जा रहा है ना। तो सोचो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ A कैसे लिखा जाएगा। तो A x एक्सिस वाला है तो इसके साथ क्या लिखा जाएगा, A i कैप, 0 j कैप और 0 k कैप, i कैप j कैप k कैप। आ रहा है समझ में? सेम वैसे ही क्या लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर
ऑफ बी। अब बी क्या है, मान के चल यहाँ है बी, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 बी 0। तो बी वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 0 आई कैप बी जे कैप और 0 के कैप। आ रहा है समझ में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूरी चीजें समझनी है। तो पहले टाइप का कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। दूसरे टाइप का जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दूसरे टाइप का जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन टू पोजीशंस। दो पोजीशंस के बीच का जो वेक्टर वर्क करता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में खसक जाना। तो जैसे क्या है, सोचो कि भाई यहाँ बी था, यहाँ क्या था, ए था। अब मैं चाहता हूँ ए बी को मिला देना, मिला दिया भाई ए बी को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ दो पॉइंट आ रहे हैं, एक ए आ रहा है और एक बी आ रहा है। ए एक पॉइंट वेक्टर है, बी भी एक पॉइंट वेक्टर है, और मैं दोनों को मिलाऊंगा, तो दोनों को मिलाऊंगा तो मैं ए से बी भी जा सकता हूं और बी से ए भी आ सकता हूं। तो कैसे लिखूंगा, तो अगर मैं ए से बी गया तो ऐसा लिखूंगा ए बी, ए से बी गया तो मैं क्या वेक्टर लिखूंगा, ए बी। और अगर मैं बी से ए गया तो इसको लिखूंगा बी ए। जो इनिशियल वहां से चालू, जो फाइनल वहां खत्म। तो अब हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सीधा सीधा ए से बी गया तो बी फाइनल है और ए इनिशियल है, तो क्या लिखूंगा, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन। नहीं आया, सोच वैसी, बी से ए गया तो ए फाइनल बी इनिशियल, तो क्या लिखा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नहीं आया, आ रहा है। तो ए से बी गया तो ए से बी की ओर एरो लगा दिया, ये ए बी एक वेक्टर बन गया। और बी से ए आया तो बी से ए की ओर एरो लगा दिया, तो बी ए भी एक वेक्टर बन गया। और हमने इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में ये दोनों नेगेटिव वेक्टर है, अगर ए बी उधर जा रहा है तो बी ए नीचे आ रहा है, तो ये ए बी और बी ए एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। तो अब देखो बी वेक्टर कैसे लिखा, तो बी वेक्टर लिखा, देखो 0 आई कैप 0 बी जे कैप और 0 के कैप, ये बी वेक्टर लिख दिया। और इसके सामने ए वेक्टर नेगेटिव लिखना है तो 0 सॉरी ए आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप। तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा, तो अब आपको क्या करना है, आपको वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, जो इसी में मैं बता दे रहा हूं, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, हमेशा आई से आई कंपोनेंट को ही जोड़ना है, जे कैप से जे कैप के कंपोनेंट ही जुड़ेंगे और के कैप से के कैप के कंपोनेंट ही जुड़ेंगे जब दोनों में क्या आएगा, सम आएगा। आ रहा है, तो अभी दोनों में क्या है, माइनस है, देखो ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर, तो माइनस करने के लिए क्या करूंगा, इसमें से इसको घटा दिया तो कितना आया, माइनस ए कैप। इसमें से इसको घटा दिया कितना आया, प्लस बी जे कैप। और इसमें से इसको घटा दिया तो आया 0 के कैप। आ रहा है, अब 0 है तो उसमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आया, तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर आया, ए बी। वैसे बी ए वेक्टर क्या आएगा, देखो बी से ए में ये आया है तो ए से बी में क्या आएगा, ए आई कैप प्लस में माइनस में बी जे कैप और 0 के कैप। अब 0 लिखा हूं तो उसमें तो प्लस माइनस का कोई लेना देना है नहीं। आ रहा है समझ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसी में हमने पढ़ लिया वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जोड़ना है दो वेक्टर को तो सीधा सीधा जोड़ दो, आई से आई जे से जे के से के। अगर घटाना है तो सीधा सीधा घटा दो, आई से आई जे से जे और के से के। ऐसे ही घटा देंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। आ रहा है, उतर गया ये, उतार लीजिए। स्क्रीन पॉज करके उतार लीजिए, ठीक। सोचो मैं बोलूं इसी में ही, मैं बोलूं चलो ओ ए वेक्टर लिखो,
ओ ए वेक्टर कैसे लिखा गया है? ओ से ए गया है, ओ से ए गया है, तो ओ से ए कैसे लिखूंगा? ए फाइनल, ओ इनिशियल, तो ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। नहीं आया समझ में? अब ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा, देखो ए वेक्टर ए आई प्लस 0j प्लस 0k, और ओ वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? 0i 0j और 0k कैप। आ रहा है समझ में? अब जब मुझे घटाना है तो देखो i से i घटाया तो a माइनस 0 ए आई, फिर 0 माइनस 0 0j और 0 माइनस 0 0k, तो ये कौन सा वेक्टर आया? ओ ए वेक्टर आया। मैं इसी में बोलूं, चलो बताओ ओबी वेक्टर कितना लिखा जाएगा? तो ओबी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? b माइनस ओ, ओ से b आया तो b फाइनल, ओ इनिशियल। तो ये सब कौन से वेक्टर कर रहे हैं? जो दो पॉइंट से होकर के चलेंगे वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। जो दो पॉइंट से होकर के चलेंगे वो हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो करना क्या है? करना ये है कि अब b के पोजीशन वेक्टर लिख दो भाई, कितना है? 0i bj 0k, और o के पोजीशन वेक्टर लिख दो, कितना है? 0i 0j और 0k, 0j और 0k क्या आ रहा है? तो अब क्या लिख दिया? तो सीधा सीधा माइनस कर दिया, तो 0 में से 0 गया 0i, 0 में से 0 b में से 0 गया तो प्लस bj, और 0 में से 0 गया तो 0k। आ रहा है समझ में? ये है OB वेक्टर। तो सोचो OB वेक्टर, OA वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, तो OA का नेगेटिव वेक्टर कैसा लिखा जाएगा? तो जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो। अगर OB वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, OB वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका सोचो कि OB का नेगेटिव वेक्टर कैसा लिखा जाएगा? तो जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो। आ रहा है समझ में? तो ये वेक्टर का पहला तरीका है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचो कि कोई पॉइंट वेक्टर का, जो हम पॉइंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर पढ़े थे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? पोजीशन एक पॉइंट है और पॉइंट का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। आ रहा है? तो जो पॉइंट वेक्टर होते हैं उसी को बोलते हैं नल वेक्टर, जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो। आ रहा है? और दूसरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि ये एक लाइन है। ये क्या है? लाइन है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये निकालना है। तो अब कैसे निकालना है? तो फिर से वही बात कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? तो फिर से करना क्या है? सोचो कि अगर मैं ए बी वेक्टर लिखा था तो इसको लिखा था b माइनस ए। आया? अब देखो इसमें शॉर्टकट आई जे के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, b के कोऑर्डिनेट लिख दो 0 b 0, मतलब ये अंडरस्टूड रहेगा, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। फिर a के कोऑर्डिनेट लिख दो a 0 0, ये अंडरस्टूड रहेगा कि ये ए आई है प्लस 0j है प्लस 0k है। अब क्या करना है? माइनस कर दो, x में से x तो माइनस a, y में से y प्लस b और 0, तो इसमें लगा दो i कैप, इसमें लगा दो j कैप और इसमें लगा दो k कैप। नहीं आया? आया? तो ये मिल गया ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर हमने पहले ही निकाल चुका था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस 0k कैप। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो याद रखना बच्चों, मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है इसी को लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, इसी को मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। चाहे लेंथ ऑफ वेक्टर लिखूं, चाहे मॉडुलस ऑफ वेक्टर लिखूं, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखूं, ये सब एक ही चीज है। आ रहा है? तो करना क्या है? करना ये है कि भाई कैसे लिखूंगा मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा?
तो आपको ऐसे लिखना है ए बी और उसमें मॉड लगा देना है। मॉड सुने होंगे, दो पैरेलल लाइन ऐसे खींच देते हैं। मॉड का मतलब, नॉर्मल चीजों में मॉड का मतलब क्या है, जैसे -2 का मॉड, मॉड क्या करता है, इस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। मॉड क्या करता है, इस वैल्यू को पॉजिटिव, नॉर्मल संख्या में ना, नॉर्मल अंकों में। लेकिन वेक्टर में मॉड क्या करता है, तो वेक्टर में जो मॉड करता है वो कुछ नहीं रहता है, वो उसमें से एरो हटा देता है। मतलब ये मॉड और ये वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ ए बी। तो कहीं भी वेक्टर का मॉड दिख रहा है, मतलब सीधा सीधा उसको वेक्टर हटा देना है। अब ये स्केलर क्वांटिटी हो गया है, ये क्या हो गया है, स्केलर क्वांटिटी हो गया है। तो स्केलर हो गया है, तो स्केलर में सिर्फ क्या होने चाहिए, ओनली हैज मैग्नीट्यूड, यही होना चाहिए ना, स्केलर में मैग्नीट्यूड ही बस होना चाहिए, डायरेक्शन तो होगा नहीं। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं रहेगा, उसका क्या रहेगा, लेंथ रहेगा। तो लेंथ ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, तो लेंथ ऑफ वेक्टर निकाला जाएगा, आपको क्या करना है, एक अंडर रूट लगाना है बड़ा सा। और अब ये किसकी वैल्यू है, चाहे ए बी का मॉड लिख दो, चाहे इसको ए बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये मॉडुलस निकाला कैसे जाएगा, तो आपको देखना है आई के साथ क्या है, ए है, आई के साथ क्या है, -a है। तो i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के साथ क्या है, b, तो j के कंपोनेंट का स्क्वायर, और प्लस k के साथ क्या है, 0, तो वो है k के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, ये ओवरऑल बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आ रहा है समझ में। तो ये ए बी का लेंथ है, मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है, वही ए बी का मैग्नीट्यूड है, और वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप ये पाइथागोरस से भी ला सकते हैं। देखो ये इतना कितना है, ए है ना, ए 0 0, और ये कितना है, बी है 0 b 0। तो देखो परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है ए और बी, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, तो मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, तो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, जो भी संख्या दिया है उसका स्क्वायर करके जोड़ दो और उसका अंडर रूट लगा दो। आ रहा है। अब इसमें एक चीज और मुझे पता चली, देखो -a बन गया क्या, प्लस है, माइनस से क्या बन गया, प्लस है। तो इसमें भी ये भी शॉर्टकट आप मार सकते हो कि भाई -a का होल स्क्वायर हमेशा प्लस से होगा। तो कहीं भी वेक्टर में नेगेटिव चीज दिख रहा है, कहीं भी वेक्टर में नेगेटिव चीज दिख रहा है, तो आप उसको क्या करो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लो उसकी। जैसे -2 होता तो मैं यहाँ सीधा सीधा लिखता 2 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है -2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। आ रहा है समझ में। चलिए उतार लीजिए, हटाते हैं इसको। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन, ऐसे ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, और ये सी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है 0 3 0, बी के कोऑर्डिनेट है 4 0 0, और इसके कोऑर्डिनेट है सी के 0 0 0। मुझे बताना है कि ये ट्रायंगल जो है, प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे प्रूफ करना है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आ रहा है समझ में, ये प्रूफ करना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सीधा सीधा ए एक पॉइंट है, क्वेश्चन में ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिए हुए हैं ना, ए बी एंड सी। क्वेश्चन में लिखेगा कि द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स आर 0 3 0 4 0 0 एंड 0 0 0, प्रूफ दैट दे विल मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। आ रहा है, कोई दिक्कत। तो अब मुझे इसको प्रूफ करना है, तो मैं क्या काम करूंगा,
मैं सीधा सीधा जो भी अभी तक हम पढ़े वही लिखेंगे। ए का एक पॉइंट है, तो पॉइंट है मतलब ये पोजीशन है, तो ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, 0i 3j और 0k। बी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, 4i 0j 0k आ रहा है। और सी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, तो 0i 0j और 0k। क्या कोई दिक्कत, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सब लिख दिया। अब मैं क्या काम करूंगा, तो अब मेरा काम ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे ए भी निकालना है, फिर वैसी बी सी निकालना है और फिर वैसी सी ए निकालना है। ए बी बी सी सी है, अब ए बी बी सी सी ए, आप ए सी भी लिख सकते हो, इसको कोई फर्क, इसको सी बी भी लिख सकते हो, इसको बी ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क। मैं अभी ए बी लिखा हूं तो ये कायदे से है बी माइनस ए, अगर आप बी ए लिखोगे तो ये कायदे से होगा ए माइनस बी, मतलब बी की वैल्यू रख दो, कितनी है बी की वैल्यू 400 और ए की वैल्यू कितनी है 030। कोई दिक्कत आ रहा है। तो करना क्या है, करना ये है कि 4 में से 0 गया 4, 0 में से 3 गया -3 और 0 0, तो ये 0k 0j और ये i के आया, i j के लगा दिया सीधा सीधा। तो ये क्या बन गया, ए बी का वेक्टर। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकल जाएगा, ए बी मैग्नीट्यूड कैसे निकल जाएगा ए बी, और ये क्या निकलेगा सीधा सीधा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस, तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 25। तो ये ए बी जो आ जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5। कोई दिक्कत। अब सोचो वैसे ही पहला निकाल दिया, दूसरा मैं निकाल दिया BC, तो BC को C माइनस बी लिख दिया, B से C फाइनल माइनस इनिशियल। अब C माइनस बी लिखा तो फिर इसमें कैसे करेंगे, देखिए BC C माइनस बी 0 माइनस 4 0 माइनस 0 0j और 0 माइनस 0 0k। तो इसका ये BC का वेक्टर निकल गया, BC का वेक्टर निकल गया। तो BC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो सिर्फ हो जाएगा BC। और देखो I 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो ये 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 4 आया। और वैसे मुझे क्या निकालना है, वैसे मुझे निकालना है, यहाँ लिख दे रहा हूं, वैसे मुझे क्या निकालना है CA। तो सी ए वेक्टर कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ए में से सी माइनस कर दो, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, प्लस 3 माइनस 0 तो हो गया 3j, और 0 माइनस 0 हो गया 0k। तो कितना हो गया ये हो गया सी ए वेक्टर, कितना हो गया 0i 3j 0k कैप। और जब सी वेक्टर सी ए वेक्टर निकल गया तो आपको क्या करना है, सी ए का मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब आपको दिख रहा होगा कि तीनों के साइड पता चल गए। ए बी कितना आ रहा है, ए बी आ रहा है 5, बी सी कितना आ रहा है 4 और ये आ रहा है 3। तो यहाँ सबसे बड़ा साइड जो है वो ए बी है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यही हाइपोटेनियस होगा और बाकी सब बेस और परपेंडिकुलर होगा। तो सीधा सीधा चेक कर सकते हैं ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस। और अगर ये दोनों वैल्यू एक बराबर आ जाती है, मतलब ये भी 25 आएगा और ये 16 प्लस 9 ये भी मिला करके क्या आएगा 25। तो अगर दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूफ किया, ये प्रूफ किया हमने वेक्टर से। आ रहा है, वर्टिसेस दिए थे, दोनों वर्टिसेस को जोड़ करके मैं एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला और मैग्नीट्यूड से उसका लेंथ पता चल गया। फिर वैसे ए और सी दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थे, दोनों को जोड़ दिया, उससे मैं क्या निकाला, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, उस मैग्नीट्यूड से इसका क्या निकल गया, लेंथ पता चल गया। आ रहा है समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें आप कर लेंगे बहुत ही आसान रहेगा वेक्टर।
तो ये वेक्टर का आज लेक्चर 1 था, हमने लेक्चर 1 खत्म कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि ये वेक्टर का बेसिक है। ये वेक्टर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आने वाले, लेकिन ये सब लगा करके क्वेश्चन बनेंगे। आ रहा है, तो कल हम इस पे नेक्स्ट चैप्टर हम बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।